हाय गाइस, हम लोग स्टडी कर रहे थे इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2D के बारे में जो कंसिडरेशन से संबंधित प्रावधान करता है। तो आइए अगले क्रम में हम लोग देखें इसके एसेंशियल एलिमेंट के दूसरे नंबर पर क्या चीज़ें आती हैं जो कंसिडरेशन के लिए ज़रूरी होती हैं। तो आइए समझते हैं कंसिडरेशन। एक बार पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि कंसिडरेशन क्या होता है। सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन के बारे में बात की गई है, जिसमें लिखा है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstain from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। तो हम लोग एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर पिछले लेक्चर में देख लिए थे। अब हम लोग देखते हैं प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो दूसरे एसेंशियल एलिमेंट को हम लोग देखते हैं, जिसमें लिखा है प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। Promise is enforceable if there is some consideration for it and it is quite immaterial that it moves from the promisee or any other person। यानी कि कंसिडरेशन कहीं से भी आ रहा है, चाहे वह प्रोमिसी साइड से आ रहा है, चाहे किसी थर्ड पर्सन की तरफ से आ रहा है, तब भी जो है वह कंसिडरेशन माना जाएगा उसके द्वारा किया गया कार्य, चाहे वह प्रोमिसी स्वयं कर रहा है, चाहे उसके बिहाफ पर चाहे कोई तीसरा आदमी कर रहा है, तब भी कंसिडरेशन पूरा माना जाता है। केस लॉ के माध्यम से हम लोग समझते हैं चिनैया वर्सेस रमैया। In this case, a landlord executed a gift deed of certain lands in favor of his son B, with the direction that he should pay to his uncle C an annuity of 8,000 rupees for a period of 3 years। यानी कि इसमें लैंडलॉर्ड ने एक गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट किया अपने बच्चे के पक्ष में, जिसमें यह डायरेक्शन था कि वह 8,000 रुपये सालाना उसमें से अपने चाचा को दिया करेगा। On the same day, B also executed a separate undertaking in favor of C, agreeing to pay the annuity। उसी दिन जो है उसके बेटे के द्वारा एक अंडरटेकिंग भी दी जाती है, जो उसके चाचा के पक्ष में होती है कि वह जो भी सालाना रकम फिक्स की गई है वह उसे अपने चाचा को देगा। B subsequently refused to pay, यानी कि B बाद में पेमेंट करने से मना कर देता है। Then C, जो चाचा है उसका, sued B to recover the amount due under the agreement। In this case, the court held that the consideration furnished by A is enough to enforce the agreement between B and C। यानी कि जो कंसिडरेशन दिया गया था A की तरफ से, जो गिफ्ट डीड तैयार की गई थी, जो A ने तैयार किया था अपने बेटे के पक्ष में, कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि चूंकि उसमें यह लिखा हुआ था कि वह चाचा को 8,000 रुपये सालाना दिया करेगा और उसके द्वारा अंडरटेकिंग भी दी गई थी, तो ये कह के जो है गिफ्ट लेना और गिफ्ट का दिया जाना सफिशिएंट कंसिडरेशन है और इसे इन्फोर्स कराया जा सकता है। अगला केस है डट्टन वर्सेस पुले का, जो 1677 का केस है 1677 का। तो आइए देखते हैं कि डट्टन वर्सेस पुले के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस अ पर्सन इंटेंडेड टू सेल अ वुड in order to provide his daughters a marriage portion। His son promised that if he, मतलब father, abstains from selling, he would pay the daughter 100 pound। The father accordingly forbore, but the defendant did not pay। The daughter and her husband sued the defendant for the same। It was held that the consideration by father is sufficient to pay the money। एक लकड़ी जिसे बेचना चाह रहा था उसका पिता, उसके बेटे के द्वारा, जो अपनी बेटी की शादी के पर्पज से उसे यूज करना चाहता था, जो दाम उस लकड़ी के बेचने के उपरांत मिलता, तो उसके बेटे के द्वारा यह कहा गया कि आप इस लकड़ी को मत बेचिए, मैं उतना पैसा आपकी बेटी को दे दूँगा। लेकिन बाद में वह मना कर देता है, वह नहीं देता है पैसा।
तो उस दशा में उसकी बहन और उसके जीजा के द्वारा उसके ऊपर मुकदमा लाया जाता है। कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि उसके पिता की तरफ से जो लकड़ी को बेचने जा रहा था बेटे के कहने पे ही रुका, जिसमें बेटे ने यह कहा कि उसका पेमेंट वह कर देगा, और यदि उसके कहने के एवज में वह लकड़ी नहीं बेचता है तो वह जो है एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और चूंकि लड़की के जो है पक्ष में उस लकड़ी को रोका गया था कि न बेचा जाए उसको, इसलिए जो है उसके गर्ल्स को और उसके गर्ल्स के हस्बैंड को, दोनों को जो है इंटाइटल माना गया कि वह इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हैं, क्योंकि जो कंसिडरेशन दिया गया था लड़की के पिता की तरफ से वह सफिशिएंट था कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने में। अब हम लोग समझते हैं प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द parties only and no third person can sue for the enforcement of the contract। यानी कि संविदा दो पक्षकारों के मध्य में होती है और किसी भी तीसरे आदमी को किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं किया जा सकता है कि वह दो लोगों की संविदा के बीच में आके, उनके मध्य में आके संविदा को डिस्टर्ब करे, इवन दो द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर थर्ड पर्सन। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। वो इंग्लिश कॉमन लॉ का ये डॉक्ट्रिन है, इवॉल्व इन अ फेमस केस दैट इज द ट्विडल वर्सेस एटकिंसन एंड डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी। इन दोनों केसों में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इवॉल्व किया गया। ट्विडल वर्सेस एटकिंसन, डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी। ट्विडल वर्सेस एटकिंसन के केस में हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ था। इन दिस केस द प्लांटिफ टू बी मैरिड विद G's daughter. Contract was made between his father and girl's father to pay certain sum of money, but subsequently girl's father failed to pay the money to the plaintiff। यानी कि दो लड़की के पिता लड़के के पिता के मध्य एक करार होता है कि लड़की का पिता लड़के को कोई रकम देगा, शादी हो जाती है, लेकिन लड़की का पिता बाद में वह पेमेंट करने से इनकार कर देता है। तब जो प्लांटिफ है वो मुकदमा लाता है। प्लांटिफ मतलब जो बेटे के पक्ष में जो रकम देने की बात की गई थी वह मुकदमा लाता है कि हमें वह पेमेंट दिलाया जाए। Later, plaintiff filed a suit for recovery of money, but he failed to recover because he was a stranger to contract। तो चूंकि कॉन्ट्रैक्ट जो संविदा हुई थी वह उसके बीच नहीं हुई थी बल्कि उसके पिता और लड़की के पिता के मध्य हुई थी, इसलिए उस लड़के को स्ट्रेंजर यानी कि एक थर्ड पर्सन बताते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने से मना कर दिया गया। अगला केस है डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी। 1915 का केस है। तो आइए देखते हैं कि डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस द प्लांटिफ दैट इज द डनलप कंपनी सोल्ड गुड्स टू वन ड्यू एंड कंपनी एंड secured an agreement from them not to sell goods below the list price, and they sold the goods to another trader. They would obtain from him a similar undertaking to maintain the price list. Dew and Company sold the goods to the defendant Selfridge and Company, who agreed not to sell goods at less than list price. On their not doing so, the plaintiff sued them for the breach of contract, but failed because the contract was not between plaintiff and defendant। यानी कि एक कंपनी के मध्य ये था कि जो हम सामान बेच रहे हैं उसे जो लिस्ट प्राइस है उससे कम कीमत पर नहीं बेची जाएगी। वह दूसरे कंपनी को बेचता है और उसके साथ भी यह करार करता है कि इस कीमत से कम इस सामान को नहीं बेचा जाएगा। तो जब कंपनी ने किसी और आदमी को बेच दिया
लेकिन उससे यह करार किया था, अंडरटेकिंग किया था कि आप इस लिस्ट प्राइस से नीचे दाम करके नहीं बेचेंगे, लेकिन उसके द्वारा बेच दिया जाता है उस सामान को। तब पहली कंपनी डायरेक्ट जाके उस पर सूट फाइल करती है कि आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था वह आपके और उस कंपनी के मध्य नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ इन्हें थर्ड पार्टी बताते हुए कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने से, यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसे दायी नहीं ठहराया। इसके बाद केस आता है जमुना दास वर्सेस रामावतार, 1911 का केस है। तो अब देखा जाए कि जमुना दास वर्सेस रामावतार के केस में क्या हुआ था। ए हैड मॉर्गेज सम प्रॉपर्टी टू एक्स, यानी कि ए एक व्यक्ति है जो कुछ संपत्ति एक्स को मॉर्गेज करता है, एक्स के पास बंधक रखता है। ए देन सोल्ड हिज प्रॉपर्टी टू बी, लेकिन कुछ समय के बाद ए अपनी संपत्ति को बी को बेच देता है। B having agreed with A to pay off the mortgage debt to X, तो जब B खरीदता है उस संपत्ति को, तो जो संपत्ति का मालिक है वह उससे बोलता है कि मैंने कुछ पैसा बंधक के तौर पर X से लिया हुआ था, तो आप वो पैसा X को पे कर दीजिएगा, बाकी मुझे दे दीजिए। तो ऐसा वह किया भी, मतलब जो मालिक था उसको पैसा दे दिया और जो मॉर्गेजर को यानी कि एक्स को देना था वह अपने पास रोक लेता है, बोलता है ठीक है, मैं जो वो है जो एक्स हैं जिन्होंने मॉर्गेज के बदले आपको पैसा दिया था मैं उनको पेमेंट कर दूंगा, लेकिन बाद में उसके द्वारा पेमेंट नहीं किया जाता है। देन एक्स ब्रॉट एन एक्शन टू रिकवर द मनी अगेंस्ट बी, तब जो एक्स है जिसने मॉर्गेज के बदले उसके मालिक को धन दिया था, जब उसको पैसा नहीं मिलता है तब वह सूट फाइल करता है बी के खिलाफ कि वह उसे पैसा दे, बट फेल्ड बिकॉज देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड बी। लेकिन यहाँ वह व्यक्ति फेल होता है, उसे सफलता नहीं मिलती है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वह एक्स और बी के मध्य नहीं हुआ था बल्कि ए और बी के मध्य हुआ था। इसलिए यहाँ थर्ड पर्सन बताया गया और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी अप्लाई करते हुए उन्हें मना कर दिया गया कि आपको कोई उपचार नहीं मिलेगा। अब हम लोग समझते हैं क्या एक्सेप्शन है प्रीविटी के, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी के क्या क्या एक्सेप्शन है। तो आइए देखा जाए एक्सेप्शन क्या है प्रीविटी रूल के। There are various exceptions were introduced by the decision of the court, यानी कि कोर्ट अपने डिसीजन के थ्रू बहुत सारे एक्सेप्शन ओरिजिनेट की, बहुत सारे एक्सेप्शन क्रिएट की। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से एक्सेप्शन प्रीविटी के आते हैं। पहला है ट्रस्ट और चार्ज। अ ट्रस्ट इज अ प्रॉपर्टी which is held and managed by one or more person for the benefit of another person, यानी कि ट्रस्ट में क्या होता है कि किसी और के बिहाफ पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा वह संपत्ति होल्ड की जाती है, उसे मैनेज किया जाता है। तो इस दशा में जिस व्यक्ति के लाभ के लिए वह संपत्ति किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा होल्ड की जा रही है, मैनेज की जा रही है, यदि वह तीसरा व्यक्ति चाहे तो उसे इन्फोर्स करा सकते हैं। केस लॉ के माध्यम से हम लोग ट्रस्ट और चार्ज को देखते हैं। केस है ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम, 1910 का केस है। तो आइए देखते हैं कि ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द लेडीज father and her father that in consideration of her marriage with his son he would pay to her 500 rupees per month in perpetuity for betel leaf expenses. Some immovable property was specifically charged for this purpose. यहाँ भी जो संविदा हो रही है वह लड़की के पिता और लड़के के पिता के मध्य हो रही है। इसमें लड़के का पिता यह कहता है कि यदि आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करते हैं तब मैं आपकी बेटी को 500 रुपया प्रति महीने जो है
उसे खर्चे के तौर पर दिया करूँगा। लड़के का पिता बोलता है लड़की को देने के लिए। तो जब बाद में ऐसा होता है कि लड़के का पिता उस लड़की को अपनी यानी कि बहू को नहीं दे पाता है, तब बहू के द्वारा उसके ऊपर मुकदमा लाया जाता है। A suit filed by the wife who was not the party of the contract but allowed to recover the money। तो चूंकि कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था लड़की के पिता और लड़के के पिता के मध्य हुआ था, लेकिन जो बेनिफिशियरी थी वह लड़की थी, यानी कि 500 रुपया जो ट्रस्ट जो चार्ज बनाया गया वह 500 रुपया उस लड़की को देने के लिए, और उसी के अनुक्रम में उन्होंने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को चार्ज किया था। चार्ज में उसको रखा था, उस पर भार था कि हम इससे जो है 500 रुपया महीना उनको दिया करेंगे। तो चूंकि यह चार्ज का केस था, इसलिए उस लेडी को अलाउ किया गया कि वह अपने 500 रुपये की वसूली अपने ससुर से कर सकती है। अगला एक्सेप्शन है मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन और अदर फैमिली अरेंजमेंट। In the case of the marriage settlement, partition or other family arrangement, the third person is allowed to enforce the contract। केस लॉ है द्रौपदी वर्सेस जसपत राय। In this case, the wife was ill-treated by her husband. Then she left the house of her husband and went to her father's home। यानी कि एक पत्नी है जो अपने पति के द्वारा उसे बुरा बर्ताव किया जा रहा है, तब बुरे बर्ताव से पीड़ित होकर वह पत्नी अपने पिता के घर चली जाती है। पति बाद में उसे लेने आता है, यानी कि अपनी पत्नी को लेने आता है, लेकिन वहाँ उस वक्त जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है लड़की के पिता और उसके पति के बीच में कि यदि तुम दोबारा इसके साथ बुरा बर्ताव करोगे तब तुम्हें मेंटेनेंस और उसके लिए घर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द वाइफ फादर एंड हस्बैंड दैट इफ ही विल इल ट्रीटेड अगेन देन हस्बैंड विल हैव टू प्रोवाइड द मेंटेनेंस एंड ड्वेलिंग टू द वाइफ। यानी कि यदि फिर से पति के द्वारा बुरा बर्ताव किया जा रहा है उसकी पत्नी के साथ, तब उस दशा में उसे मेंटेनेंस और ड्वेलिंग यानी कि घर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वाइफ वॉज अगेन इल ट्रीटेड, अ सूट वॉज फाइल्ड बाय द वाइफ फॉर मेंटेनेंस एंड ड्वेलिंग एज पर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हर फादर एंड हर हस्बैंड। तो जब वाइफ दोबारा जाती है अपने पति के घर, फिर से पति के द्वारा उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाने लगता है, उस दशा में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके पिता और पति के बीच में, उसको इन्फोर्स कराने के लिए वह मुकदमा फाइल कर देती है कि हमें मेंटेनेंस और एक सेपरेट ड्वेलिंग, एक सेपरेट घर की व्यवस्था कराई जाए। In this case, the court held that the wife is entitled to recover as per the contract because it was the matter of the marriage settlement। तो मैरिज सेटलमेंट डिक्लेयर करते हुए कोर्ट ने उस वाइफ को अलाउ किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके पिता और पति के बीच में वह उसे इन्फोर्स करा सके, क्योंकि यह एक मैरिज सेटलमेंट का केस है। अगला है एक्सेप्शन एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल। यानी कि यदि एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल का केस भी आता है तब वहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता है। In the case of the acknowledgement or estoppel, third person is allowed to enforce the contract। केस लॉ के माध्यम से हम लोग समझते हैं इसे। इन देवराजा उर्स वर्सेस रामकृष्ण। In this case, A sold the house to B, but some money was left. It was directed to B that left money will be paid to C, who was the creditor of the A। यानी कि इस केस में ए एक व्यक्ति है जो अपना घर बी को बेचता है। तो बी को जब बेचता है घर तो उसके पास कुछ पैसे छोड़ देता है और वह यह कहता है कि जो पैसा मैं छोड़ रहा हूँ, यानी जो मेरा पैसा तुम्हारे पास बचा हुआ है, तुम उसे सी को पे करोगे, सी को दे दोगे, क्योंकि उससे मैंने कुछ उधार लिया हुआ था। B acknowledges that I will pay to C, who was the creditor of the A।
और बी वहाँ यह कहता है, एक्नॉलेज करता है, मानता है कि ठीक है मैं वो पैसा उस व्यक्ति को दे दूंगा जिससे आपने उधार लिया था। But subsequently B refused to pay. In this case, the creditor was allowed to recover the money. लेकिन बाद में वह व्यक्ति जो है उसको पैसे नहीं देता है, तो क्रेडिटर को अलाउ किया गया कि वह डायरेक्ट सूट फाइल करके बी से पैसा ले सके, क्योंकि वहाँ उसके द्वारा एक्नॉलेज किया गया, माना गया कि ठीक है मैं वह जो बचा हुआ है पैसा वह उस व्यक्ति को दे दूंगा जिससे आपने उधार लिया था। यह कहने के बाद यदि उसे वह पैसा नहीं दिया जाता है तो क्रेडिटर डायरेक्ट जो है उसके ऊपर सूट फाइल करके उस पैसे की रिकवरी करा सकता है। अगला है कोवेनेंट रनिंग विथ लैंड। तो आइए देखते हैं कि कोवेनेंट रनिंग विथ लैंड कैसे एक्सेप्शन क्रिएट करता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी का। इन द केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, द थर्ड पर्सन इज अलाउड टू इन्फोर्स द कंट्रैक्ट even though the third person was not a party of the contract। यानी कि यदि कोवेनेंट रनिंग विद लैंड का केस है तब तीसरा व्यक्ति जो उस संविदा का पार्टी नहीं है वह भी उसे इन्फोर्स करा सकता है। केस लॉ के माध्यम से हम लोग समझते हैं इसे। टल्क वर्सेस मॉक्से का केस है। इन दिस केस अ पर्सन हु परचेज्ड अ लैंड विद नोटिस that the owner of the land is bound by certain duties created by an agreement or covenant affecting the land shall be bound by them although he was not a party to the agreement। यानी कि एक व्यक्ति जिसे यह पता है कि एक जो उसका मालिक है उस ज़मीन का वह किसी जो है ऐसे टर्म एंड कंडीशन से बाउंड है, यह जानते हुए वह ज़मीन लेता है, तब जो है जो नया लेने वाला व्यक्ति है जो मालिक बनेगा जानते हुए ले रहा है कि कुछ इस पे चार्ज है, कुछ बाउंडेशन है, इस पे जान के वह संपत्ति ले रहा है, तब वह व्यक्ति भी उस बाउंडेशन के अधीन आएगा क्योंकि जानते हुए उसने ऐसा किया है। तो भले ही एग्रीमेंट उसके बीच में ना हुआ हो लेकिन उस एग्रीमेंट से वह व्यक्ति भी बाध्य होगा। तो लेक्चर अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। जो तीसरा एसेंशियल एलिमेंट कंसिडरेशन का आएगा जो है कि हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। तो आगे हम लोग देखते हैं तीसरे एसेंशियल एलिमेंट को। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।